हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेज। आज हम क्लास 7th का हीट चैप्टर लेके आए हैं, जो कि आपकी बिल्कुल डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल इजी है, आप एक बार बस समझ लोगे, ध्यान से इस वीडियो को देख लोगे, आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ हीट? सबसे पहले हम हीट के बारे में बात करेंगे। हीट क्या है? एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी के कई फॉर्म होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ हीट भी एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है। अब हीट की एक टेंडेंसी होती है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ये ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, अब क्यों ट्रांसफ़र होता रहता है? क्योंकि एक बॉडी का टेम्परेचर दूसरी बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा डिफरेंट होता है, या एक टेम्परेचर हाई होगा, एक टेम्परेचर लो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक कप चाय रखी है। ओके, इस चाय में आपने क्या किया? अपने फिंगर को थोड़ा सा डिप करके देखा। ठीक है, तो आपको क्या फ़ील होगा? आपको फ़ील होगा कि आपकी फिंगर बहुत हॉट फील कर रही है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी चाय से हीट ट्रांसफ़र हो गई है आपकी फिंगर पर। ठीक है, अब फिंगर पर हीट क्यों ट्रांसफ़र हुई है? क्योंकि चाय का टेम्परेचर कितना होगा? अबाउट 95 डिग्री होगा, और आपका फिंगर का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री ओनली सी। ठीक है, ठीक है, तो क्या हुआ? यहाँ का टेम्परेचर हाई हो गया, चाय का टेम्परेचर क्या है? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, और आपके फिंगर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है। तो हीट कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र हो रही है, जिसकी वजह से आपको क्या फील हो रहा है? कि चाय बहुत हॉट है। ओके, अगर आप दूसरी तरीके से देखो, तो आप जब आइस छुओ, ठीक है, आइस को अपने हाथ में लेके देखो, तो क्या आपको फील होगा? आपको लगेगा बहुत कोल्ड है। ठीक है, क्यों कोल्ड फील होगा? क्योंकि आइस का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सी। ठीक है, और आपके हैंड का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सी। यहाँ पर आपके हैंड का टेम्परेचर क्या हो गया? हाई हो गया, और जस्ट अपोजिट आइस का टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री, मीन्स बहुत लो हो गया। तो आपके हाथों की जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो गई, मीन्स वो चली गई आइस की तरफ। एक हाई अमाउंट ऑफ हीट आइस की तरफ ट्रांसफ़र हो गई है आपके हैंड की, इसलिए आपको इतना कोल्डनेस का एहसास हो रहा है। ठीक है, तो ये होती है हीट की टेंडेंसी। तो आप समझ गए होंगे हीट क्या है। अब यूनिट ऑफ हीट, हीट की यूनिट क्या होती है? तो एसआई यूनिट की बात करें हीट की, तो जूल होती है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जूल होती है। कैलोरी भी लिखते हैं इसको, और किलो कैलोरी भी में भी मेंशन करते हैं। किलो कैलोरी आपकी थोड़ी लार्ज यूनिट हो गई, जूल सबसे छोटी हो गई, उसके बाद कैलोरी हो गई। अब ये कैलोरी क्या होता है? आप लोग कभी कुरकुरे का या चिप्स का पैकेट लेके आते हो, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा अगर ध्यान से, तो उसमें लिखा होता है कि इसमें इतना किलो कैलोरी या इतना कैलोरी एनर्जी है इस फूड आइटम में। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? मीन्स उतना एनर्जी वो आपको देगा, जो आप अपनी एनर्जी आप अपने बॉडी में सेव कर सकते हो या यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो 1 कैलोरी का मतलब क्या होता है? तो 1 कैलोरी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर है, उसको आप अगर थोड़ा सा गर्म करना चाहो, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है, उसे हम कहते हैं 1 कैलोरी हीट। ओके, समझ में आया? 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में या बढ़ाने में जितना अमाउंट ऑफ हीट यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं 1 कैलोरी हीट। ओके, और 1 कैलोरी में जूल कितना होता है? तो 1 कैलोरी में 4.186 जूल प्रेजेंट होता है। मीन्स 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। ठीक है, और अगर किलो कैलोरी की बात करें, तो 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होता है एनर्जी। ठीक है, तो ये आपको इतना डेटा याद रखना है। अभी हमने फूड पैकेजिंग की बात की थी, तो किसी भी फूड पैकेजिंग में आप चिप्स का पैकेट लोगे, कुरकुरे का लोगे, कोई भी फूड आइटम का पैकेट लोगे, तो आपको वहाँ पर एनर्जी मेंशन होगा ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, उस फूड आइटम में कितना कैलोरी या कितना किलो कैलोरी एनर्जी है वो प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर 230 कैलोरी एनर्जी प्रेजेंट है। ओके, तो आप किसी भी फूड आइटम में चेक कर सकते हो, उसमें किलो कैलोरी या कैलोरी में सिर्फ से मेंशन होता है कितना फूड में एनर्जी अमाउंट है। ओके, तो ये आप यूनिट समझ गए। अब देखो सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी या सोर्स ऑफ हीट। हीट का सबसे सबसे अच्छा सोर्स, फर्स्ट सोर्स क्या है? तो सबको पता है, सनलाइट ही हीट का सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे फर्स्ट सोर्स है।
ठीक है। इसके अलावा फायर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब भी हीट के सोर्स है, यहाँ से भी आपको हीट मिलती है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने में, फायर देने में हेल्प करता है, उसे कहते हैं उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर। जैसे कि एलपीजी आप बात करो, एलपीजी गैस में आप एक बार लाइटर स्ट्राइक करोगे तुरंत वो फ्लेम दे देती है, मीन्स तुरंत वो बर्न होने लगती है, तो वो उसका इग्निशन टेम्परेचर है। ठीक, आप मैच स्टिक जलाओगे तो वो बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट में ही बर्न होने लगती है, मीन्स फ्लेम दे देती है। ठीक, वो इसका इग्निशन टेम्परेचर। आप कोई कागज़ जलाओगे तो भी बहुत जल्दी हीट दे देती है, ठीक है, मीन्स बर्न होने लगती है। और अगर आप कोई बड़ा वेट लकड़ी का टुकड़ा जलाओगे तो उसको जलाने में आपको थोड़ा ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब वो बर्न होगी। ठीक, तो अलग अलग सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब वो है जो आप जितनी कम से कम, मतलब जितनी अमाउंट ऑफ हीट में वो सब्सटेंस फायर देने लगे, मीन्स जलने लगे, उसे ही उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर? अब इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं और नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? तो इनफ्लेमेबल, फ्लेम का मतलब क्या होता है? फायर देना। फ्लेम का मतलब होता है फायर देना। और नॉन फ्लेम का मतलब क्या होता है? फायर ना देना। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि तुरंत फायर दे देते हैं या आसानी से जल जाते हैं, उनको कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है, और जो सब्सटेंस नहीं जलते हैं, जो फायर नहीं देते हैं, बर्न नहीं हो सकते हैं, उनको कहते हैं नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंस। जैसे कि एलपीजी है, पेट्रोल है, केरोसिन है, हाइड्रोजन गैसेस है, यहाँ पे गैसेस होगा, गैसेस हैं, ये सब क्या करते हैं? बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट में ही बहुत तेज़ी से बर्न होने लगते हैं, फ्लेम देने लगते हैं। इस तरह के सब्सटेंस को क्या कहते हैं? हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, अब नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि फायर को ईजिली कैच नहीं करते हैं, जैसे कि स्टोन है, पत्थर का टुकड़ा आपका फायर को कैच नहीं करेगा जल्दी से। मेटल है, मेटल आपको जल्दी से वो फायर नहीं पकड़ के देगा। ठीक, वाटर है, वाटर में भी आप आग नहीं जला सकते हो। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम कहते हैं नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंस। ओके, बिल्कुल सिंपल है। अब क्या होता है टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या होता है? तो इट इज़ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी का कितना वो हॉट है, कितना वो कोल्ड है, इस चीज़ के मेजरमेंट को हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर को हम मेज़र कैसे करते हैं? तो थर्मोमीटर एक डिवाइस होती है जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? 3 यूनिट होती हैं। डिग्री सेल्सियस में आप उसको निकाल सकते हो, फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हो, केल्विन में निकाल सकते हो। तो इन 3 यूनिट्स में आप टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हो। ओके, थर्मोमीटर क्या होता है? इस डिवाइस के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ एक ग्लास कैपिलरी। ठीक है, किस चीज़ की बनी होती है? एक ग्लास की ट्यूब की बनी होती है, और इसमें आगे की तरफ एक बल्ब लगा होता है एक एंड पे। ठीक है, ये एक ग्लास की ट्यूब हो गई, और इसके एक एंड पे आप देखोगे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसके अंदर भी एक पतली सी ट्यूब होती है, 2 ट्यूब होती हैं। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब। अब इस ट्यूब, ये जो अंदर वाली ट्यूब है, इसके अंदर क्या फील होता है? मर्क्यूरी फील होता है, मर्क्यूरी। ठीक है, जो कि एक मेटल होता है। रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड स्टेट पे पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो लॉन्ग पार्ट है ना, ये पूरी कैपिलरी का जो लॉन्ग पार्ट है, इसको हम बोलते हैं स्टेम। ठीक है, स्टेम बोलते हैं। स्टेम हैज़ मार्किंग, इसमें एक मार्किंग लगी होती है जिसमें डिग्री सेल्सियस लिखे होते हैं, मीन्स सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में इस तरह से मार्क किया होता है, जिसमें आप इस मरकरी, ये मरकरी जितना ऊपर तक रन करता है वहाँ तक आप मेज़रमेंट कर सकते हो कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, या फिर कितना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन इससे बहुत सारे बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है कि मरकरी ही क्यों फील करते हैं? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर में मेटलिक स्टेट पे, लिक्विड स्टेट पे पाया जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है तो ये लिक्विड स्टेट में आके ये रन कर जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, इसलिए इसमें हम मरकरी का यूज़ करते हैं। मरकरी एक मेटल है। अब स्केल्स ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की स्केल देखेंगे हम। 3 हमने यूनिट बताई आपको, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन।
तो सेल्सियस को हम इस तरह से लिखते हैं डिग्री सेल्सियस, ओके। और फ़ारेनहाइट को हम डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिखते हैं, ठीक है, सब कैपिटल लेटर। केल्विन को आप लिखोगे कैपिटल लेटर में ओनली के, इसमें डिग्री नहीं लगती है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब इनका जो ग्राफ है उसको हम फिगर से जब देखेंगे तो आप इस तरह से अच्छे से डिफाइन कर पाओगे। ये है सेल्सियस वाला स्केल, ठीक है, और ये फ़ारेनहाइट वाला स्केल, और ये है केल्विन वाला स्केल। अगर आप सेल्सियस स्टेट पूरा सेल्सियस डिग्री को ध्यान करके रखो तो सेल्सियस डिग्री में 0 डिग्री से 100 डिग्री पॉइंट मिलेंगे आपको, ठीक। मीन्स जो सेल्सियस में मेज़रमेंट होता है वो आप 0 डिग्री से 100 डिग्री तक मेज़र कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फ़ारेनहाइट की बात आई तो यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से आप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मेज़र कर सकते हो, ठीक है। ये इनकी स्केल है, मीन्स इसके ऊपर और इसके नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। और 273 से लेके 373 केल्विन तक आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है। यही इसका मेन नंबर है, आप इसको एकदम रट लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप आइस पॉइंट की बात करो, कोई आइस रखी है, उसमें जब आप सेल्सियस वाली स्केल को जब डिप करोगे तो वहाँ पर आपका जो मार्किंग आएगा वो आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। लेकिन आप उसी जगह फ़ारेनहाइट की बात करोगे तो वहाँ पर मार्किंग आएगी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट, ओके। अगर आप केल्विन स्केल में उसको चेक करोगे तो 273 केल्विन आ जाएगा स्टार्टिंग में ही, मीन्स आपके आइस पॉइंट ही उसका 273 डिग्री केल्विन होगा, नॉट डिग्री, ओके। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, मीन्स स्टीम पॉइंट की, कोई वाटर बॉयल हो रहा है तो वहाँ पर अगर डिग्री सेल्सियस में आप उसको मेज़र करोगे तो आप बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो जाता है, ठीक है। अगर उसी को हम फ़ारेनहाइट में पूछेंगे तो आप बोलोगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में वाटर आपका बॉयल हो जाता है, ठीक है। और अगर केल्विन में पूछ ले तो आप कहोगे 373 केल्विन स्केल पर वाटर बॉयल हो जाता है, ठीक है। तो ये इन तीनों में डिफरेंस होता है। अगर आप इनके भी पार्टीशन करना चाहो तो सेल्सियस के पार्टीशन जब आप करोगे तो बिल्कुल सिंपल है, 0 से 100 के बीच में सिर्फ 100 डिवीज़न होते हैं, ठीक है। 0 से 100 के बीच में सिर्फ 100 डिवीज़न होते हैं, और जब 32 से लेके 212 तक जाओगे तो आपको 180 डिवीज़न मिल जाएंगे, ठीक है। मीन्स सबसे ज़्यादा डिवीज़न किस में होते हैं? फ़ारेनहाइट में होते हैं। केल्विन में भी डिवीज़न सिर्फ 100 ही होते हैं, क्योंकि 273 से आप जब 373 तक जाओगे तो सिर्फ 100 डिवीज़न मिलेंगे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, इस ग्राफ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसी की बेसिस पर फॉर्मूले बनते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कोई चीज़ दे रखी है डिग्री सेल्सियस पे तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, कोई चीज़ दे रखी है डिग्री के सेल्सियस पे तो उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, कोई चीज़ दे रखी है डिग्री फ़ारेनहाइट में तो उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, या फिर कोई चीज़ दे रखी है केल्विन पे तो उसको आप डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट करो। तो इस तरह के कन्वर्जन वाले क्वेश्चन अक्सर इसमें पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ सिंपल सा सिर्फ 2 फॉर्मूले लर्न करने हैं, उसी से आप उसको चेंज करके कन्वर्ट करके आप उससे दूसरा फार्मूला बना सकते हो। जैसे कि फर्स्ट फार्मूला है डिग्री से अगर कोई भी चीज़ फ़ारेनहाइट में दे रखी है उसको डिग्री सी में कन्वर्ट करना है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना होगा, ठीक है। जैसे कि फार्मूला क्या है, डिग्री सी इक्वल टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32। बस इसको एकदम रट लो, डिग्री सी इक्वल टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32। अभी 5/9 कैसे आया? तो उनके डिवीज़न के बेसिस पे आया है, ठीक है। क्योंकि 100 इसका डिग्री सी क्या होता है, 100 डिवीज़न होते हैं और 180 होते हैं फ़ारेनहाइट के। जब इसको कट करोगे आप तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा और 2 9 जा 18 हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसको कट करके ये फॉर्मूले पे बनाया गया है 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32, ओके। अब देखो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला अगर आपको बनाना है इसी से कि अगर आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो यहीं से निकाल लोगे, फ़ारेनहाइट इक्वल टू लिख दोगे, ठीक है। तो जब आप इक्वल टू फ़ारेनहाइट लिखोगे तो 32 इधर जब आएगा तो प्लस में आ जाएगा, और जब ये 5/9
इक्वल टू के इस साइड पे आएगा तो 9/5 हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला बन जाता है फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री C प्लस 32। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। दोनों अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पाते हो फॉर्मूले को तो आप इसको ऐसे ही लर्न कर लो। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर फ़ारेनहाइट में दे रखी है, सेल्सियस में कन्वर्ट करनी है तो सेल्सियस वाला फार्मूला लगा दो। अगर कोई चीज़ सेल्सियस में दे रखी है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला लगा दो। कहने का मतलब है जो पूछा जाए उसी का फार्मूला लगाना है आपको। ठीक है, अभी देखो, अभी हम एग्जाम्पल के बेसिस पे भी बात करेंगे। अभी सिर्फ हम फॉर्मूले देखते हैं। देखो, अगर कोई चीज़ डिग्री सेल्सियस पर दे रखी है और कह रहा है केल्विन में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे? सिंपल, केल्विन इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा दोगे डिग्री C प्लस 237, क्योंकि डिग्री C का जो स्केल होता है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और केल्विन का स्केल होता है वो 273 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका केल्विन निकल आएगा। ठीक है, अभी चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, आपके पास दिया है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको कह रहा है सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको सेल्सियस का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है सेल्सियस का फॉर्मूला? सेल्सियस इक्वल टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32। ठीक है, अब आपने रख दिया, इसको पुट कर दिया। आपके पास कितना कितना फ़ारेनहाइट है? 68। तो फ़ारेनहाइट की जगह आपने लिख दिया 68। आप इसको इधर भी कर सकते हो और इसको इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फ़ारेनहाइट की जगह लिख दिया आपने 68, माइनस 32 लिखा हुआ है एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 5/9 वैसे लिख दिया हमने। अब 68 माइनस 32 क्या हो गया हमारा? 36 आ गया। और 5/9, अब 9 से इसको जब कट करोगे तो 9 4 जा 36। ठीक, तो यहाँ आ गया हमारा 4। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा? 20। तो आ गया हमारा डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 68 फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल आएगा। अभी देखो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करना है। मीन्स आपको क्या निकालना है? यहाँ पर फ़ारेनहाइट निकालना है। तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगा दो। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5 डिग्री C प्लस 32। ये प्लस में आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। 5/9 इंटू डिग्री C हमारा क्या है? 50 डिग्री C, तो 50 हमने यहाँ पर रख लिया। ठीक है, और प्लस 32 लगा दिया। अब हमको क्या करना होगा? कट करना होगा पहले। तो 5 से इसको कट किया, क्या आएगा? 10 आ गया। अभी क्या करेंगे हम लोग? 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90 प्लस 32 क्या हो गया? 120 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 122 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर हो गया हमारा। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से सिंपली कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो, अब आपके पास कोई चीज़ दे रखी है सेल्सियस में, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, उसको कह रहा है केल्विन में कन्वर्ट करके दिखाओ। ठीक है, तो केल्विन का फॉर्मूला लगा दो। जो पूछ रहा है बस उसी का फॉर्मूला लगाना है। तो केल्विन इज इक्वल टू होता है डिग्री C प्लस 273। ठीक है, डिग्री C की जगह हमने रख दिया, डिग्री C के नीचे हमने क्या पुट कर दिया? 27 डिग्री C में दे रखा है, तो हमने डिग्री C के नीचे लिख दिया 27 प्लस 273। अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 300 केल्विन। तो हम लिख सकते हैं 300 केल्विन इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहीं पर अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए, अगर बोल दिया जाए 373 केल्विन लिखा हुआ है और कह दिया जाए कि इसको आप कन्वर्ट करो सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो आप डिग्री सेल्सियस का कैसे कन्वर्ट करोगे? डिग्री सेल्सियस को आप इधर ले आओगे, इज इक्वल टू केल्विन, और ये आपका कहाँ चला जाएगा? माइनस में आ जाएगा ना, -273। ठीक है, अब केल्विन की जगह हमने रख दिया 373 माइनस 273। अब देखो इसको जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 100 डिग्री C आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से आप कोई भी कन्वर्जन सिंपली कर सकते हो। ओके, अब देखो इफेक्ट ऑफ हीट क्या होता है। हीट भाई क्या क्या चीज़ें इफेक्ट कर सकता है, क्या क्या कर सकता है हीट। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? आपका टेम्परेचर चेंज कर सकता है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकता है। हीट चाहे तो लो भी हो सकता है टेम्परेचर, और हीट की वजह से टेम्परेचर हाई भी हो सकता है।
ठीक है। और आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज और शेप को भी वो बढ़ा या घटा सकता है हीट, ठीक है। कैसे घटाएगा कैसे बढ़ाएगा अभी हम देखेंगे। चेंज ऑफ स्टेट, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को भी चेंज कर सकता है हीट। तो ये तीन काम कर सकता है हीट, ठीक है। कैसे करेगा, देखो टेम्परेचर चेंज कर सकता है, ये तो आप जानते हो। आपने क्या किया, चाय ठंडी हो गई है, आप फिर से उसको गर्म करने के लिए चढ़ाओगे तो फिर से गर्म हो जाएगी। मीन्स आपने क्या किया, गर्म कर रहे हो मतलब हीट दे रहे हो उसको। जब आप हीट दे रहे हो तो चाय आपकी फिर से गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो गया। फिर आप उसको फ़ैन के सामने रख दो तो फिर थोड़ी देर में हीट उसकी क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, तो आपकी चाय फिर से ठंडी हो जाएगी, ठीक है। अगर हीट की बात करें कि स्टेट को चेंज कर सकता है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। आप सॉलिड स्टेट में आइस को लेते हो, आइस को रेफ्रिजरेटर के बाहर निकाल कर रख दो तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हीट धीरे धीरे उसको मिल रही है बाहर से, एनवायरनमेंट से। जब तक वो रेफ्रिजरेटर में था तब तक उसकी हीट उसकी ख़त्म हो रही थी, बिल्कुल उससे निकाली जा रही थी, ठीक है, मतलब कूल डाउन किया जा रहा था उसको। लेकिन आपने बाहर निकाल के रख दिया तो इन्वायरमेंट वाले टेम्परेचर पे वो आ जाएगा और लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। मीन्स आपने क्या किया, हीट उसकी ले ली तो वो मेल्ट हो गया और फ्रीजिंग पॉइंट उसका ख़त्म हो गया, लिक्विड स्टेट में आ गया, ठीक है। अब लिक्विड स्टेट को आप गैस पे चढ़ा दो, ठीक है, और भी ज़्यादा उसको हीट प्रोवाइड कर दो तो क्या होगा, धीरे धीरे वो इवेपोरेशन होने लगेगा, उसका वेपराइजेशन होने लगेगा और उसमें स्टीम बनने लगेगी और गैस के फॉर्म में वो उड़ने लगेगा, ठीक। तो आपने क्या किया, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर लिया वाटर को, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या रिक्वायर्ड थी, हीट रिक्वायर्ड थी, हीट की वजह से वो गैसेस स्टेट में आया है। अब गैसेस स्टेट को फिर से आप कूल डाउन कर दोगे तो वो लिक्विड स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। मीन्स अगर गैसेस स्टेट की हीट आप ख़त्म कर दो, उससे उसकी हीट ले लो तो वो फिर से लिक्विड स्टेट में हो सकता है। एग्जाम्पल, चाय बनाते हो, चाय के ऊपर आप ढक्कन कोई बंद कर दो, ठीक, तो जो भी स्टीम बन के वो उस प्लेट तक जाएगा या ढक्कन तक जाएगा तो वो प्लेट में ही, प्लेट क्योंकि ठंडा है एज़ कम्पेयर टू नीचे का जो हीट है उसका, तो वहाँ से वो जब एनर्जी उसकी लॉस होगी, हीट उसकी लॉस होगी तो वहाँ पर वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, है ना। तभी आप इस पे जब प्लेट उठाते हो तो उसमें बूंद बूंद पानी छूता रहता है ना। तो क्या देख रहे हो आप, इस तरह से आप हीट को दे के या हीट को उसके लेके आप उसके स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मीन्स आप आइस से लिक्विड में चेंज कर सकते हो, लिक्विड से गैस में चेंज कर सकते हो, गैस से आप फिर से आइस में सॉलिड स्टेट में चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो इसके बहुत सारे टर्म पूछे जाते हैं टेस्ट में आपके, ठीक है, और दे भी रखा है आपकी बुक में। जब कोई सॉलिड मीन्स आइस मेल्ट होता है तो उसको कहते हैं मेल्टिंग स्टेट, ठीक है, मेल्टिंग कहते हैं। मीन्स कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है हीट अपने हीट को एब्जॉर्ब करके, तो उसको कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है। जब कोई लिक्विड अपने हीट को लॉस करके फ्रीज हो जाता है, मीन्स सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। और जब कोई लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करके गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको कहते हैं वेपराइजेशन या इवेपोरेशन, ठीक है। और जब कोई गैस हीट को रिलीज करके, मतलब हीट को का लॉस करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। और जब गैस को लिक्विड से गैसेस स्टेट से आप डायरेक्ट जब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हो तो उसको कहते हैं डिपोजिशन। और जब आप सॉलिड को गैस स्टेट में कन्वर्ट करते हो तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। ये दोनों जो स्टेप है ना, वो आप देखोगे जो सबलाइन सब्सटेंस होते हैं उनमें, जैसे कि कपूर है। कपूर क्या करता है, जब आप उसको जलाओगे, हीट प्रोवाइड करोगे तो वो बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए सॉलिड से ही डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और जब ये जो कपूर उड़ के जा रहा है उसको आप एक ट्यूब फॉर्म में कलेक्ट कर लोगे तो वो कलेक्ट होने के बाद फिर से वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, तो इसको कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर टर्म थोड़े चेंज हो जाते हैं, इन सारे टर्म को आपको पढ़ना जरूरी है, बुक पे देखो और ध्यान से उसको समझ के पढ़ो, और नहीं आता तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे तक आपके यूज़ में भी आएंगे और अलग से भी शॉर्ट नोट के फॉर्म में टेस्ट में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है
हीट कैन चेंज शेप एंड साइज। ठीक है, कोई भी चीज़ का शेप और साइज हीट चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है? जैसे कि कोई वायर है, आप लोगों ने देखा होगा जो लाइट की वायर्स होती हैं, तो गर्मियों में क्या होता है, वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, सॉफ्ट हो जाती हैं, थोड़ी सी अपने लेवल से लटक भी जाती हैं। आप लोग डोर देखते होगे रास्ते में चलते हुए कि वायर लटकी हुई हैं। ठीक, जब आप ठंडियों में देखोगे, विंटर्स में देखोगे, तो वो टाइट हो जाती है। कोई भी वायर होगी वो टाइट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीट की वजह से वो एक्सपेंड होता है, वो ऑब्जेक्ट इस एक्सपेंड होता है। ठीक है, तो उसमें एक्सपेंशन होता है, यानी उसका शेप और साइज थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है सॉफ्टनेस की वजह से। ठीक, और जब विंटर्स आते हैं तो उस टाइम पे हीट का लॉस हो जाता है, हीट उसकी कम हो जाती है। तो क्या होता है, तो वहाँ पर एक्सपेंशन ख़त्म हो जाता है। वो पूरा सारे उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं, एक ही जगह पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैन चेंज शेप एंड साइज, इंक्रीज एंड डिक्रीज हीट। ठीक है, जब आप अपने उसके हीट को इंक्रीज करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। ओके, अब देखो थर्मल एक्सपेंशन, इसी इसी पर डिपेंड है थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, जो सॉलिड होती हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। भाई 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में आप देखोगे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड में एज़ कम्पेयर टू सॉलिड दूर दूर होते हैं, गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, आप इसमें हीट प्रोवाइड करोगे तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक्सपेंशन इनमें थोड़ा धीरे होता है, क्योंकि इनके बीच में मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो इसमें एक्सपेंशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। लिक्विड में आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, लेकिन गैस में आपको बहुत सारा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। जैसे आप देखते हो किचन में कुछ खाना बन रहा होता है, तो वहाँ की जो महक है आपको रूम तक आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि वो गैसेस मॉलिक्यूल हैं, और जैसे ही उनको हीट मिला, तेज़ी से वो मूव करके इधर उधर एक्सपेंड होने लगते हैं। तो गैस में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, वाटर में उससे कम होता है, और सॉलिड में बहुत कम एक्सपेंशन होता है। लेकिन एक्सपेंशन होता ज़रूर है, वो दिखे या ना दिखे। ओके, अब देखो एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये जो थर्मल एक्सपेंशन वर्ड है, ये अलग से शॉर्ट नोट में भी पूछते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आपके डेली लाइफ में किस तरह से वो यूज़ में आते हैं ये थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आप देखो, आपने देखा होगा जो ट्रेन ट्रैक्स होते हैं उनके बीच में इस तरह के गैप्स बनाए जाते हैं। ठीक है, 2 ट्रेन ट्रैक के बीच में इस तरह के आपको गैप्स मिलेंगे, हमेशा देखोगे। ठीक है, ये गैप इसलिए रखे जाते हैं कि जब कभी गर्मियों में ये मेटल, ये जो रॉड रखे हुए हैं, ये जब एक्सपेंड होते हैं तो ये गैप बीच के ख़त्म हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं। अगर ये गैप ना रखे जाएँ तो क्या होगा, जब गर्मियों में हीट की वजह से ये एक्सपेंड होने लगेंगे पाइप, ये जो मेटल लगे हुए हैं, तो ये क्या होंगे, बेंड हो सकते हैं। अगर बीच में गैप नहीं मिलेगा, एक्सपेंशन की जगह नहीं मिलेगी, तो ये बेंड हो जाएंगे, है ना। इसलिए यहाँ पर स्पेस छोड़ा जाता है कि गर्मियों में अगर एक्सपेंड भी हो तो ये बेंड ना हो पाए, अपनी जगह पर ये फिक्स हो जाए। और जब ठंडी आती है तो इसमें फिर से गैप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फिर से टाइटन हो जाते हैं, एक्सपेंशन इसका फिर से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हीट वहाँ की लॉस हो जाती है। ठीक है, ऐसे आप लाइट के वायर्स देखोगे, गर्मियों में जब देखोगे तो वो इस तरह से लूज़ दिखाई देंगे, लेकिन जब विंटर्स में देखोगे तो बिल्कुल टाइटन रहते हैं, वो एकदम टाइटली लगे रहते हैं। और उनको लूज़ लगाया भी इसलिए जाता है कि ठंडियों में वो तार टाइट होकर टूट ना जाए। ठीक है, तो गर्मियों में वो लूज हो जाते हैं और ठंडियों में आराम से टाइट हो जाते हैं, उनको एक्सपेंशन की प्रॉपर जगह मिल सके इसलिए थोड़ा लूज वायर लगाए जाते हैं। ऐसे ही जो मेटल्स के ब्रिज बनाए जाते हैं, तो वो एक साइड पे तो जॉइंट रखे जाते हैं वॉल से, लेकिन दूसरे साइड पे इस तरह से उसको कुछ अरेंज किया जाता है कि वो जॉइंट नहीं रखे जाते, सिर्फ रखे हुए होते हैं। अगर इनको जॉइंट कर दिया जाए तो ये वॉल एक्सपेंशन की वजह से टूट सकती है, मीन्स आपका ब्रिज टूट सकता है। तो एक साइड तो फिक्स रखते हैं मेटल वाले ब्रिज को, लेकिन दूसरे साइड से हम फिक्स नहीं रखते हैं, उसको एक रोलर की जगह तरीके से उसको फिक्स ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, गैप बना के रखते हैं। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन है थर्मल एक्सपेंशन की। अभी देखो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो 3 तरीके हैं हीट के ट्रांसफ़र के। हमने सबसे पहले बात यही की है कि हीट क्या करती है, ट्रांसफ़र होती रहती है, मीन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है।
ठीक है। अब ये 3 तरीके से ट्रांसफ़र होती है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। फर्स्ट मेथड होता है कंडक्शन, सेकंड होता है कन्वेक्शन, थर्ड होता है रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ कांटेक्ट में रहे, ठीक है। जब कोई चीज़ कांटेक्ट में रहती है और उसके बाद उसमें हीट ट्रांसफर हो रही है, मीन्स आपने क्या किया, आपने किसी से हैंडशेक किया, ठीक। दूसरे का हाथ ज़्यादा गर्म है, आपका हाथ ठंडा है, तो आपको क्या लगेगा, आपका उसका हाथ गर्म लगेगा। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जो ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला हैंड है वो हीट का ट्रांसफ़र कर रहा है आपके हैंड में, ठीक है। तो इस मेथड को कह दिया आपने कंडक्शन। हैंडशेक किया यानी कि वो क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। आप इंडक्शन में या फिर गैस के फ्लेम के ऊपर जब इस तरह से कोई बर्तन रखोगे तो हीट की वो जस्ट फ्लेम पे टच रहता है, ठीक। तो इस तरह से जब आपका कोई बर्तन गर्म होता है तो उसको कहते हैं बाई कंडक्शन मेथड ट्रांसफ़र। हीट का ट्रांसफ़र वहाँ पर कंडक्शन मेथड से हो रहा है, ठीक है। अभी कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन समझो। कन्वेक्शन क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र बिटवीन फ्लूइड। फ्लूइड में जो हीट का ट्रांसफ़र जिस तरीके से होता है वो कन्वेक्शन मेथड से होता है। और देखो सॉलिड में जब हीट का ट्रांसफ़र होता है तो वो कंडक्शन मेथड से होता है। आपने ध्यान दिया होगा, आपको एक चीज़ और बता दें, जब आप किसी बर्तन को रखते हो, ठीक है, फ्लेम पर रखते हो, फ्लेम के ऊपर, वो गर्म हो रहा होता है, ठीक है। आप गलती से उसके ऊपर एक स्पून डाल के छोड़ दो, ठीक है, स्पून, मेटल का स्पून डाल के छोड़ दो। जब आप थोड़ी देर बाद उस स्पून को पकड़ोगे तो वो भी गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर टच में है, वो कांटेक्ट में है, उस इस मेटल के कांटेक्ट में है। इस कांटेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, जितना तो ये हीट पा रहा है उसी तरह से ये हीट का ट्रांसफ़र इस स्पून में भी हो रहा है, क्योंकि वो मेटल का है, आराम से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये मेथड कहलाता है हमारा बाई कंडक्शन मेथड। तो हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस बिटवीन सॉलिड ऑब्जेक्ट बाई डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। जो कंडक्शन मेथड पाया जाता है सॉलिड में पाया जाता है आपके, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट से पॉसिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन किस में होता है, फ्लूइड में होता है। एयर, फ्लूइड क्या होते हैं, जो भी चीज़ें बहने वाली होती हैं, या तो एयर बह सकती है या तो वाटर बह सकता है। तो दोनों में हीट का ट्रांसफ़र कन्वेक्शन मेथड से होता है, ठीक है। जैसे आपने फ्लेम दिया, ठीक है, अब आपने इस कंटेनर में वाटर फिल कर दिया है। अब वाटर आपका जो गर्म होगा, ठीक है, वो कन्वेक्शन मेथड से गर्म होगा। कैसे गर्म होता है वाटर, तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं नीचे के पहले हीटेड हो जाएंगे, ठीक है। जब वो हीटेड हो जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स उठकर मूव करके ऊपर की तरफ आएंगे, और ऊपर की ठंडे वाले मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ जाएंगे हीट लेने के लिए, और ऊपर वाले मॉलिक्यूल जब ठंडे हो जाएंगे फिर से वो हीट लेने जाएंगे। तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जा जाके हीट को लेते हैं इस मेथड में, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम बाई कन्वेक्शन मेथड। तो हीट ट्रांसफ़र बिटवीन फ्लूइड, एयर या फिर वाटर, ठीक है। तो आपका पानी बॉयल हो रहा है, चाय बॉयल हो रही है, दूध बॉयल हो रहा है, या फिर एयर में गर्म हवाएं चल के दूसरी जगह जा रही हैं, ठंडी हवाएं चल के इधर की तरफ आ रही हैं गर्म की जगह पे। तो इस तरह से क्या होता है, ये लोग जा जाके हीट को लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ट्रांसफ़र कहलाता है कन्वेक्शन मेथड। नेक्स्ट है, अब देखो जो कन्वेक्शन मेथड होता है ये एयर में कैसे होता है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपने पढ़ा होगा सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 4th से 3rd से आप पढ़ते आ रहे हो सी ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यही यहाँ पर भी कन्वेक्शन मेथड यूज़ होता है। कैसे, देखो जब कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया क्या है कि साइड में वाटर हो एक जगह पर, मीन्स समुद्र है यहाँ पर, और उसके साइड का लैंड एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब सनलाइट आता है डे टाइम पे, तो डे टाइम पे क्या होता है, आप बताओ हमको, हीट दी जाएगी तो वाटर जल्दी गर्म होगा कि लैंड जल्दी गर्म होगा, तो आंसर होगा लैंड जल्दी गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो डे टाइम पे जब सनलाइट आता है तो ये लैंड वाला एरिया जल्दी गर्म हो जाता है, जब गर्म हो जाता है, और ये वाला एरिया देर से गर्म होता है, मीन्स यहाँ ठंडा है यहाँ गर्म हो गया, ठीक है। तो ये होता है कि जब गर्म एरिया होता है तो वहाँ की एयर गर्म की वजह से या हॉटन होकर वो ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। जैसे जो नीचे जो अभी आपने देखा था, सॉरी, यहाँ का पानी की जो मॉलिक्यूल है वो जल्दी गर्म होके वो ऊपर की तरफ जा रहे थे, वैसे ही
एयर के भी मॉलिक्यूल जब गर्म हो जाते हैं नीचे नीचे तो वो ऊपर की तरफ राइज कर जाते हैं, ठीक है। सारे एयर के मॉलिक्यूल राइज कर गए, जब वहाँ से राइज कर गए तो यहाँ पर हो गया एक गैप, यहाँ पर एयर नहीं बची, ठीक है, क्योंकि हॉट होके वो ऊपर चली गई। तो यहाँ की ठंडी हवाएं यहाँ पर आ जाती हैं सारी, ठीक, यानी कि ये सी के ऊपर की जो ठंडी हवाएं थी वो निकल के आ जाती हैं लैंड की तरफ, ठीक। तो सी से जब हवाएं चलती हैं लैंड की तरफ तो इस मेथड को कहते हैं हम सी ब्रीज, इस फिनोमेना को कहते हैं हम सी ब्रीज। सी से चल रही है लैंड की तरफ तो सी ब्रीज। अभी देखो नाइट टाइम क्या होता है, नाइट टाइम जब क्या होता है, जितनी जल्दी लैंड गर्म होता है उतनी ही जल्दी से ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। तो रात के समय ये लैंड एरिया तो जल्दी ठंडा हो गया, लेकिन ये पानी वाला एरिया जब धीरे धीरे करके गर्म हुआ था वो एज़ कम्पेयर टू लैंड जल्दी नहीं ठंडा हो रहा, ठीक है। तो यहाँ रात के समय सिचुएशन होती है, इधर का एरिया गर्म होता है, इधर का ठंडा होता है। तो यहाँ की जो हवाएं गर्म वाली हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ राइज करेंगी नाइट टाइम पे, ठीक है। जब ऊपर की तरफ राइज कर गई तो यहाँ पर एयर का स्पेस बचा, मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, प्रेशर बन गया, यहाँ पर खाली जगह बच गई। तो यहाँ की जो लैंड एरिया की हवाएं हैं वो निकल के आ जाएंगी सी के ऊपर। तो जब लैंड से हवाएं चलकर सी के ऊपर आ रही हैं तो उसको हम कहते हैं लैंड ब्रिज, मतलब जिधर से हवा चली वही वाला ब्रिज हो गया, ठीक है। तो ये मेथड क्या हो रहा है, यहाँ पर कन्वेक्शन काम कर रहा है, जो हॉट एंड एयर है वो ऊपर राइज कर रही है और जो कूल्ड एयर है वो अपनी जगह से रिप्लेस होकर खाली स्पेस को फिल कर रही है, ठीक है। तो यही से निकल के आता है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अभी देखो रेडिएशन क्या होता है, तीसरा मेथड क्या है, रेडिएशन। हमने पढ़ लिया कंडक्शन, कन्वेक्शन। रेडिएशन क्या होता है, अभी देखो सनलाइट जब निकलता है तो हम लोग को गर्मी लगने लगती है डे टाइम पे। क्यों लगती है, क्योंकि सन की जो रेज है निकल कर अर्थ सरफेस पर पड़ती हैं और उसकी वजह से हीट डेवलप हो रही है। मीन्स हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही है सन से हमारे पास, रेडिएशन, बाय रेडिएशन के थ्रू वो ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। रेडिएंट निकल रही है, यहाँ से रेज निकल रही है जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफ़र अर्थ सरफेस पे हो रहा है, इसको कहते हैं रेडिएशन। तो तीन तरह से हो गया ना हीट का ट्रांसफ़र, एक हो गया कंडक्शन जो सॉलिड में होता है बाय कांटेक्ट, एक हो गया कॉन्वेक्शन जो कि फ्लूइड में होता है, एयर या वाटर में मॉलिक्यूल्स जा जाके एनर्जी लेते हैं, और रेडिएशन मेथड वहाँ से रे के थ्रू एनर्जी आती है, रेडिएशन के थ्रू एनर्जी आती है, ठीक है, उसके थ्रू हीटन अप होता है। तो ये हो गया रेडिएशन। हीट ट्रांसफ़र इन रेडिएशन इज द फास्टर हीट ट्रांसफ़र अकर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। अब देखो हीट कंडक्टर कौन कौन से होते हैं तो देखो हीट के कंडक्टर कुछ गुड कंडक्टर होते हैं और कुछ बैड कंडक्टर होते हैं। अभी कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर मतलब कि एक चीज़ को कैरी करना, ठीक है। जैसे जो मेटल्स होते हैं वो आप जब हीट के कांटेक्ट में लाओगे तो जल्दी से गर्म हो जाएंगे और पूरे मॉलिक्यूल्स में मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है, गुड कंडक्टर है। लेकिन आप लकड़ी का टुकड़ा लेके आओगे और एक साइड से जब गर्म करोगे उसको तो दूसरी साइड पे वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा, या फिर गर्म ही नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर से हीट मॉलिक्यूल कंडक्ट नहीं हो सकते, मीन्स कैरी नहीं हो सकते, एक जगह से दूसरी जगह पर हीट मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, ठीक है। तो जिन सब्सटेंस में हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है उसको हम कहते हैं हीट का बैड कंडक्टर, और जिस सब्सटेंस में हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है उसको हम कहते हैं हीट का गुड कंडक्टर। जैसे कि जितने मेटल हैं उनमें सब में क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र ईजिली हो जाता है, लेकिन जो नॉन मेटल है जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ऑयल हो गया, रबर हो गया, इन सब चीज़ों में कंडक्शन नहीं होता है, मीन्स ये लोग गर्म नहीं होते जल्दी से, इनको हम कहते हैं हीट का बैड कंडक्टर, ठीक है। अब ये यूज़ भी होता है, यूज़ क्या होता है, जब आप घर में कुछ कुकिंग करते हो तो कुकिंग के लिए जितने भी यूटेंसिल्स रहते हैं वो सब मेटलिक होते हैं। क्यों, क्योंकि जल्दी से वो क्या हो जाए, हीट हो जाए, हीट का ट्रांसफ़र उसमें हो जाए और आपका जो भी फूड है वो कुक हो जाए। लेकिन अगर आप सोचो वुड के किसी बर्तन में आप कुछ खाने को गर्म करो या बनाओ तो क्या बनेगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो क्या है, हीट का बैड कंडक्टर है। आपने कभी कोई चमचा है या फिर कुछ पैन वैन का पीछे का हैंडल देखा होगा तो उसमें वुडन कवर होता है या फिर कुछ
ऐसे मटेरियल का कवर होता है जो बैड कंडक्टर होता है हीट का, कि आप उसको पकड़ो तो आपको गर्म ना लगे। ठीक है, कुछ हैंडल वाला फ्राई पैन लोगे तो हैंडल उसका ऐसे मटेरियल का बना होता है जो हीट का बैड कंडक्टर है, कि ईजिली आप उसको पकड़ सको। ठीक है, तो यूज़ दोनों का है, बैड कंडक्टर का भी यूज़ है और गुड कंडक्टर का भी यूज़ है। अभी देखो एक और बात, एयर और वाटर जो एक तरह के कंडक्टर, बैड कंडक्टर होते हैं, मीन्स हीट को अपनी जगह से ट्रांसफ़र नहीं होने देते जल्दी से। ठीक है, अब देखो जो भी सब्सटेंस हीट के बैड कंडक्टर होते हैं उन्हीं को कहते हैं हम इंसुलेटर। ठीक है, यानी जितना बैड कंडक्टर होगा वो हीट का, उतना गुड इंसुलेटर कहलाता है। ठीक है, तो ये वर्ड भी पूछा जाता है, इंसुलेटर किसे कहते हैं, तो वही है जो हीट का बैड कंडक्टर है। ओके, अब देखो आप इसको आप चेक कर सकते हो घर पे। आप एक फ्राई पैन ले लो और उसको पानी भर के उसको बॉयल करो। ठीक है, अब उसमें आप एक मेटलिक वो डाल दो, सीजर्स डाल दिए आपने, एक अपनी पेंसिल डाल दी है, आपने स्केल डाल दिया, आपने कोई मेटलिक टुकड़ा डाल दिया, तो आप देखोगे इसमें कितनी देर में कौन गर्म हो रहा है। मतलब आप इसको 5 मिनट के लिए बॉयल करो, उसके बाद आप इन सब चीज़ों को एक एक करके छू कर देखो, आपकी पेंसिल है वो बिल्कुल ठंडी बनी रहेगी, गर्म नहीं होगी। ठीक है, सीजर्स है वो गर्म हो जाएगा क्योंकि मेटलिक है, मेटल रॉड आपने डाली है वो भी गर्म हो जाएगा, लेकिन आपका जो स्केल है वो नहीं गर्म होगा, कोल्ड होगा, क्योंकि ये क्या है, बैड कंडक्टर हो गया हीट के, और ये क्या हो गया, गुड कंडक्टर हो गया हीट के। तो आप इस तरह से आप एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पे। एप्लीकेशन ऑफ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर के एप्लीकेशन अभी हमने बताया। आपके जितने भी यूटेंसिल्स हैं जिसमें आप फूड को कुक करते हो वो सब क्या है, गुड कंडक्टर है, उनका यूज़ में लेते हो। ठीक है, आयरन आप जो प्रेस करते हो, आयरन करते हो कपड़ों पे, तो वो भी अगर गुड कंडक्टर ना हो तो आपके कपड़ों को कैसे प्रेस करेगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो भी आपका गुड कंडक्टर का ही यूज़ है। अब बैड कंडक्टर का भी यूज़ है, आपके जो हैंडल्स होते हैं हमने बताया सब ऐसी चीज़ों के, ऐसे सब्सटेंस के बने होते हैं जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, ओवन से जो ग्लव्स फूड को पकड़ने के लिए या कंटेनर को पकड़ने के लिए होते हैं तो वो भी बैड कंडक्टर के बने होते हैं, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा, है ना। तो बैड कंडक्टर का भी यूज़ है और गुड कंडक्टर का भी यूज़ है। अब देखो आप जो सर्दियों में ब्लैंकेट ओढ़ते हो तो ब्लैंकेट में क्या होता है, ब्लैंकेट जो होता है ना डबल लेयर का बना होता है, 1 लेयर 2 लेयर, और इसके बीच फिल होती है एयर, और एयर अभी हमने बताया बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो जब आप उसको ओढ़ते हो ना, बीच में एयर फिल होती है जिसकी वजह से बाहर से हीट का ट्रांसफ़र अंदर नहीं हो सकता और अंदर से हीट का ट्रांसफ़र बाहर नहीं जा सकती। मीन्स अंदर जो हीट है वो भी बनी रहेगी और बाहर की हीट अलग रहेगी। ठीक है, और जब इधर उधर हीट का ट्रांसफ़र होगा ही नहीं तो आपको जैसा टेम्परेचर है कंबल के अंदर वैसा ही रहेगा, उसमें आपको ठंड नहीं लगने वाली है। ठीक है, इसीलिए आप कंबल का यूज़ करते हो। अभी विंटर्स में आप क्या करते हो, कपड़ों को भी यूज़ करते हो, जो वुलन कपड़े, वार्म कपड़े होते हैं उनको यूज़ करते हो। उसमें भी यही कॉन्सेप्ट होता है, जो वुलन कपड़े होते हैं अपने अंदर एयर को ट्रैप करके रखते हैं जिसकी वजह से आपको ठंड नहीं लगती है। ठीक है, एयर क्या है, बैड कंडक्टर है हीट का, तो वो आपके अंदर की जो गर्मी होती है, हीट होती है, उसको बाहर नहीं जाने देती। जिस तरह से आप वार्म बने रहते हो, विंटर्स में आपको बिल्कुल गर्म बना रहता है। अब देखो थर्मस फ्लास्क भी इसी फिनोमेना पे काम करता है। तो थर्मस फ्लास्क होता है ना, आप लोगों ने थर्मस देखा होगा, पानी वाली बॉटल देखी होगी, वो उसके अंदर आप जैसा वाटर फिल करोगे, गर्म भरोगे तो वो गर्म बना रहेगा, ठंडा भरोगे तो ठंडा भरा रहेगा। क्यों, क्योंकि ये भी एक डबल लेयर का बना होता है। ठीक है, बाहर एक लेयर होती है, एक अंदर की तरफ लेयर होती है, और दोनों लेयर के बीच में एक वैक्यूम होता है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, एयर भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। जब वैक्यूम है तो यहाँ पर भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, और अंदर का हीट अंदर की तरह बनी होती है, बाहर की हीट बाहर की तरह बनी रहती है, हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको ठंडा ठंडा पानी ठंडा रहता है, गर्म पानी गर्म रहता है। तो ये थर्मस फ्लास्क भी ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर कुछ भी रह गया हो, कोई भी डाउट है आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो दूसरा वीडियो भी बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।